हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से ही है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 13 स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 अध्याय करा रखा है, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित संपूर्ण अध्याय हमने करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का सवाल है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बताना है आपको कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखनी है, पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री भी थे। इनका कार्यकाल देखेंगे 1991 से लेकर के 1996 तक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। बताना है, पंचायती राज प्रणाली की मुख्य या प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं, या फिर इसका लक्ष्य गांवों में को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, या फिर जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं, या फिर उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, इसका लक्ष्य गाँवों में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करनी है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद को शामिल करना है। ये सभी कथन सही है, डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। बताना है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है। सही आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे और भी कि संविधान संबंधित राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करना होता है, रिव्यू करना होता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। बताना है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो पहला दे रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पंचायतों से संबंधित है, नहीं, ये देखेंगे नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है, 74वां देखेंगे ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, अर्थात ये कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है। सी दे रखा है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही दिख रहा है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रख सकते हैं ये भी पॉइंट। ठीक है, कि इसके माध्यम से फिर से देख लेते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 के क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ करके नगरीय स्वशासन, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा नगर निगम का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है,
पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही दिख रहा है ना? बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ये कथन बिल्कुल गलत दिख रहा है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाया है, ये भी सही है, अर्थात बी ही यहाँ पे गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है ना? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पंचायत का चुनाव है ना, तो इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। पंचायतों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा चुनाव का जो निर्णय लेती है वो राज्य चुनाव आयोग लेती है, लेकिन पंचायतों का चुनाव यहाँ पे राज्य सरकार निर्णय लेती है। कराती तो है राज्य चुनाव आयोग ही, लेकिन निर्णय लेती है राज्य सरकार। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। साथ ही राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की संरचना का भी निर्धारण किया जाता है। ये अनुच्छेद 243 से ग के अनुसार निर्धारण किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अच्छा सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद होगा आपको, राजस्थान है ना, सी ऑप्शन सही है यहाँ। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। ठीक है, तो पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, याद रखनी है। अगला सवाल है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया था। बताना है कि ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? आसान सा सवाल है ये भी आपके लिए। ठीक है, कौन था ये? बलवंत राय मेहता समिति, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये शॉर्ट में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी से शॉर्ट में कहते हैं, सीडीपी कहते हैं, तथा वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, जिसे शॉर्ट में एनईएस कहते हैं, के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सीडीपी की सफलता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को सुझाव दिया था। ठीक है, तो याद रखनी है आपको यहाँ पे। अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी? किस मॉडल का अनुशंसा की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय? तो ये द्विस्तरीय मॉडल का अनुशंसा किया था इन्होंने। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव, तथा द्विस्तरीय पर जिला परिषद शामिल होंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में, माफ़ कीजिएगा, सुनिएगा फिर से, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है, कुल स्थानों का 1/3। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, कुल स्थानों का 1/3, जितने भी होंगे उसमें 1/3, 9 सीट होंगे तो इसका 3 सीट, 90 होगा तो 30 सीट, इस तरीके से करके ध्यान रखनी है। मोटा मोटी कह सकते हैं 33%। अगला सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? बताना है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है LM सिंघवी समिति, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा।
वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसाएं देने के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की। साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों तथा पंचायती राज अधिकरण के स्थान की स्थापना की अनुशंसा की थी। ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद है VKRV राव समिति, क्या ये है? तो ये ही नहीं है, ठीक है। बाकी संथानम समिति भी है और BR मेहता समिति तो है ही है, अर्थात इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, VKRV राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में सदस्य रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां निम्नवत हैं। एक तो थे आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986, और एक है आपका PK थुंगन समिति 1988, BN गौडगिल समिति के संस्थानम समिति 1962 तथा सादिक अली समिति 1964। ये सभी देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं, तो याद रखनी है सभी समितियों का नाम, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और न्याय पंचायत। तो अब देखेंगे इसमें, तो सहकारी समिति ये नहीं है। बाकी देखेंगे पंचायती राज संस्था के हिस्से हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सभी संस्थाएं देखेंगे पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं, जबकि सहकारी समितियां इनमें से सबसे भिन्न संस्थाएं हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 के ख जोड़कर सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है तथा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने के अधिकार का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना है अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करता है? ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? किसी गांव के वरिष्ठ नागरिकों को करता है, या फिर किसी गांव की संपूर्ण जनसंख्या को करता है, या फिर पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल का करता है, या फिर पंचायत के निर्वाचित मंडल को करता है? सी और डी में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को या फिर पंचायत के निर्वाचित मंडल को, तो ध्यान रखिएगा पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को ये प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो ये है स्थानीय सरकार, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार, डी ऑप्शन सही होगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार की स्थापना से है, जहाँ स्थानीय विषयों से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वो स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जो ठीक है सिंपल सा है, जहाँ स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णय होंगे वहाँ पे स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके, यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। अगला पूछा जा रहा है आपसे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। सी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, ठीक है, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सभी शामिल होते हैं पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में। चलिए अगला सवाल लेते हैं,
यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दे रखा है कि परंतु कुछ राज्यों में इनसे भिन्न प्रावधान भी हैं, जैसे कि केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ पे एक त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा द्विस्तरीय यहाँ पे देखने को मिलता है ग्राम पंचायत समिति के रूप में। और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ठीक है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हेतु किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। फिर से सवाल सुन लीजिए, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। किसने कहा था ये बात? तो ध्यान रखना, ये बातें चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा कही गई थी, अर्थात ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेसिस से पता होना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सब चीज़ पता होना चाहिए। वैसे कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो याद रखना है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, अर्थात ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिमूल लोकतंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन त्रिमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो याद रखनी है पंचायती राज पद्धति, बी ऑप्शन सही है। त्रिमूल लोकतंत्र का सामान्य अर्थ जमीनी लोकतंत्र अर्थात निचले स्तर पर लोकतंत्र से होता है। इसका संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से होता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का, फिर से सुनिएगा, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ध्यान रखना है MK गांधी, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर व विकेंद्रित होना चाहिए। उन्होंने पंचायतों के प्रशासन हेतु निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार को अपनाने जाने पर जोर दिया। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन को अपनाने या अभी पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? 73वें संविधान संशोधन को अपनाने या अभी पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1959 में लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, जहाँ के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला दे रखा है भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ये आता है। ठीक है। न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये नहीं आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, ये भी आता है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, न्यायिक पुनर्वीक्षण। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण की शक्ति न्यायपालिका को अंतर्गत आती है या पंचायती राज विषय से संबंधित तो नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य विषय पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।